हेलो फ्रेंड्स, मैं अनीता भास्कर आप सभी लोगों का अपने यूट्यूब चैनल पर स्वागत करती हूँ। और हमारा चैप्टर 15 ट्वेल्थ क्लास की हिस्ट्री और 15 चैप्टर संविधान का निर्माण हम पढ़ रहे हैं। और हमने एक वीडियो इसमें अपलोड कर दिया था और पढ़ लिया था, और ये है दूसरी वीडियो इसमें चैप्टर 15 में। और आज पढ़ेंगे संविधान की दृष्टि। हमने पिछली वीडियो में काफी चीजें इसमें कवर की थी संविधान के बारे में, और आज हम जो है यहाँ पे शुरू करेंगे यहाँ से। ठीक है, और वीडियो पसंद आए तो लाइक शेयर कमेंट जरूर करिएगा। चैनल पे नए तो सब्सक्राइब कर लें, और हिस्ट्री की तैयारी के लिए और भी वीडियो जो भी हैं उसे भी आप देखते जरूर रहें। ठीक है, चलिए। तो संविधान की दृष्टि 13 दिसंबर 1946 को जवाहरलाल नेहरू ने संविधान सभा के सामने उद्देश्य प्रस्ताव पेश किया। कब? 13 दिसंबर 1946। और यह एक ऐतिहासिक प्रस्ताव था, बहुत क्वेश्चन बनता है इस पे, जिसमें स्वतंत्र भारत के संविधान के मूल आदर्शों की रूपरेखा प्रस्तुत की गई थी और यह फ्रेमवर्क सुझाया गया था जिसके तहत संविधान का कार्य आगे बढ़ना था। और इसमें भारत को एक स्वतंत्र संप्रभु गणराज्य घोषित किया गया। नागरिकों को न्याय, समानता, स्वतंत्रता का आश्वासन दिया गया और यह वचन दिया गया कि अल्पसंख्यक, पिछड़े व जनजाति क्षेत्र, ठीक है, दमित और पिछड़े वर्गों के लिए पर्याप्त रक्षात्मक प्रावधान इसमें किए जाएंगे। इन उद्देश्यों को रेखांकित करते हुए नेहरू ने भारतीय प्रयोग को एक व्यापक ऐतिहासिक संदर्भ में प्रस्तुत किया। और इस अवसर पर बोलते हुए उन्होंने कहा कि उनकी नजर बरबस अतीत में हुए उन ऐतिहासिक प्रयोगों की ओर जा रही है जिनमें अधिकारों के ऐसा दस्तावेज तैयार किए गए थे। हम सिर्फ नकल करने वाले नहीं हैं। 13 दिसंबर 1946 को अपने प्रसिद्ध भाषण में जवाहरलाल नेहरू ने यह कहा था। पढ़ते हैं। मेरे जहन में बार बार वे सारी संविधान सभाएं आ रही जो पहले यह काम कर चुके हैं। मुझे उस महान अमेरिकी राष्ट्र के निर्माण की प्रक्रिया का ख्याल आ रहा है जहां राष्ट्र निर्माताओं ने एक ऐसा संविधान रच दिया जो इतने सारे सालों, 1.5 सदी से भी ज्यादा समय तक काल की कसौटी पर खरा उतरा है। उन्होंने एक महान राष्ट्र गढ़ा जो उस संविधान पर आधारित है। इसके साथ ही मेरी नजर उस महान क्रांति की ओर जाती है जो 150 साल पहले एक अन्य स्थान पर हुई थी। मुझे उस संविधान सभा का विचार आता है जो स्वतंत्रता के लिए इतने सारे संघर्ष लड़ने वाले पेरिस के भव्य खूबसूरत शहर में जुटी थी। उस संविधान जो है सभा ने कितनी मुश्किलों का सामना किया और किस तरह राजा व तमाम अन्य अधिकारी उसके रास्ते में रोड़ा बन रहे थे। इतिहास के सारे अध्याय बरबस मुझे याद आ रहे हैं। सदन इस बात को याद रखेगा कि जब इस तरह की मुश्किलें और आई तो उन संविधान सभाओं के लिए एक कमरा तक नहीं दिया जा रहा था। तो उन्होंने टेनिस के खुले मैदान में सभा की थी और एक शपथ ली थी जिसे टेनिस कोर्ट की शपथ के नाम से भी जाना जाता है। और उन्होंने राजाओं और अन्य ताकतों की रुकावटों के बावजूद अपनी बैठकें जारी रखी थी और तब तक वहां से नहीं हिले जब तक उन्होंने अपना काम पूरा नहीं कर लिया था। और मुझे विश्वास है कि हम भी उसी शुद्ध भावना से यहाँ इकट्ठे हुए हैं। और चाहे हमारी बैठक इस कक्षा में हो या ना हो, कक्ष में, चाहे खेतों में हो या बाजार में हो, हमारी बैठकें तब तक जारी रहेंगी जब तक हम अपना काम पूरा नहीं कर लेंगे, ये कहा था। इसके साथ ही मुझे हाल ही की एक क्रांति का विचार आता है जिसमें एक नए किस्म के राज्य का जन्म हुआ। यह रूस की क्रांति थी। ठीक है, 1917 की जो क्रांति हुई थी रूस की, जिसने दुनिया के एक शक्तिशाली देश के रूप में सोवियत समाजवादी गणराज्य को जन्म दिया। आज यह देश दुनिया में अप्रतिम भूमिका निभा रहा है और यह न केवल दुनिया का ताकतवर देश है बल्कि हमारा पड़ोसी भी है। ये सारे महान प्रयोग हमारे सामने, हमें उनकी सफलताओं से सीखना है और उनकी विफलताओं से बचने का प्रयास करना है। होना चाहिए यही चीज। हो सकता है हम उन्हीं विफलताओं को से बचने में सफल हो पाए, क्योंकि किसी भी इंसानी कोशिश में थोड़ी बहुत नाकामी की गुंजाइश जरूर रहती है। परंतु मुझे विश्वास है कि तमाम रुकावटों और कठिनाइयों के बावजूद हम आगे बढ़ेंगे और उस सपने को प्राप्त करके ही, साकार करके ही हम दम लेंगे। हम इतने अरसे से अपने दिल में जो सजे हुए हैं, हमने एक स्वतंत्र संप्रभु सम्राट गणराज्य की स्थापना का दृढ़ और पवित्र संकल्प लिया है। भारत का संप्रभु होना नियत है, इसका स्वतंत्र होना, गणराज्य होना भी स्वाभाविक है। कुछ मित्रों ने यह सवाल उठाया है कि आपने यहाँ लोकतांत्रिक शब्द क्यों नहीं रखा। मैंने उन्हें कहा है कि निस्संदेह यह सोचा जा सकता है कि कोई गणराज्य लोकतांत्रिक न हो,
परंतु हमारा पूरा इतिहास इस तथ्य का साक्षी है कि हम लोकतांत्रिक संस्थानों के ही पक्षधर हैं। स्वाभाविक है कि हमारा लक्ष्य लोकतंत्र है, लोकतंत्र से कम कुछ भी नहीं है। यह लोकतंत्र कैसा होगा, इसकी शक्ल सूरत कैसी होगी, यह एक अलग मसला है। आज के लोकतंत्रों में ने दुनिया की प्रगति में जबरदस्त भूमिका निभाई है और उनमें से बहुत सारे यूरोप तथा अन्य स्थानों के देश हैं। परंतु यह संदेहजनक हो सकता है कि अगर उन्हें पूरी तरह लोकतांत्रिक बने रहना है तो न जाने कब उन लोकतंत्रों को अपनी शक्ल सूरत थोड़ी बहुत बदलनी पड़ती। और मैं आशा करता हूं कि किसी कथित लोकतांत्रिक देश की एक खास लोकतांत्रिक प्रणाली या किसी संस्थान विशेष की हम सिर्फ नकल करने वाले नहीं हैं, यानी हम सिर्फ नकल करके ही काम नहीं करने, हमें हो सकता है कि हम उससे कुछ बेहतर भी रच दें और रचा भी गया। बहरहाल किसी भी सूरत में हम यहाँ जैसी चाहे सरकार बनाए, वह हमारे लोगों के स्वभाव के अनुरूप और उस स्वीकार्य जरूर होना चाहिए। हम लोकतंत्र के हक में हैं। यह इस सदन को तय करना है कि इस पूर्णतम लोकतंत्र का स्वरूप कैसा होगा। सदन इस बात को देख सकता है, यद्यपि इस प्रस्ताव में हमने लोकतांत्रिक शब्द का इस्तेमाल किया है क्योंकि हमें लगा कि यह तो स्वाभाविक ही है। गणराज्य शब्द में यह शब्द पहले ही निहित होता है, इसलिए हम अनावश्यक और अनुपयोगी शब्दों का प्रयोग नहीं करना चाहते थे। हमने शब्दों के उपयोग मात्र से कहीं ज्यादा ध्यान दिया है। हमने इस प्रस्ताव में लोकतंत्र की अंतर्वस्तु प्रस्तुत की है, बल्कि लोकतंत्र की ही नहीं, आर्थिक लोकतंत्र की अंतर्वस्तु प्रस्तुत की है। अन्य सदस्यों को इस बात पर आपत्ति हो सकती है कि इस प्रस्ताव में हमने भारत को एक समाजवादी राज्य बनाने का उल्लेख क्यों नहीं किया है। यहां मेरा केवल इतना ही कहना है कि समाजवाद का मैं समर्थक हूं, ठीक है, और मुझे आशा है कि एक दिन भारत भी समाजवाद के पक्ष में होगा और वही भारत समाजवादी राज्य की स्थापना के मार्ग पर चलेगा। और मुझे पूरा विश्वास है कि एक दिन पूरी दुनिया को इसी मार्ग पर चलना होगा। टेनिस कोर्ट की शपथ, ये आप देख सकते हैं जिसे टेनिस कोर्ट की शपथ कहा गया है, ठीक है। टेनिस कोर्ट में संविधान का निर्माण जैसा कि हमारा ये चल रहा है, और नेहरू के भाषण की सावधानी से पड़ताल की जानी चाहिए। कितने अच्छे भाषण दिए थे उन्होंने, और उसमें क्या कहा जा रहा है, नेहरू के अतीत प्रेम से क्या पता चलता है, संविधान की दृष्टि को निर्धारित करने वाले विचारों के उद्गम के बारे में वह क्या कह रहे हैं। यानी वो जो निर्धारित करने वाले विचार हैं, अतीत पुरानी चीजों को लेकर अमेरिकी और फ्रांसीसी क्रांति का हवाला देते हुए, अमेरिकी क्रांति का हवाला दिया उन्होंने, फ्रांसीसी क्रांति का हवाला दिया। नेहरू भारत में संविधान निर्माण के इतिहास को मुक्त व स्वतंत्रता के एक लंबे ऐतिहासिक संघर्ष का हिस्सा सिद्ध कर रहे हैं। वह भारतीय संघर्ष के ऐतिहासिक महत्व को अतीत के क्रांतिकारी क्षणों के समकक्ष बता रहे हैं। लेकिन नेहरू के कहने का आशय यह नहीं है कि उन घटनाओं को आज के लिए ब्लूप्रिंट मान लिया जाए या कि उन क्रांतियों के विचारों को बिना सोचे विचारे भारत पर लागू किया जाए। उनका कहने का मतलब यह बिल्कुल नहीं था। वह किसी खास तरह के लोकतंत्र को अपनाने का विरोध करते हैं और कहते हैं कि हमारे लोकतंत्र की रूपरेखा हमारे बीच होने वाली चर्चा से ही उभरेगी। और वे इस बात पर जोर देते हैं कि भारत में संविधान के आदर्श प्रावधान कहीं और से उठाए गए नहीं हो सकते हैं। उन्होंने विश्वास व्यक्त किया कि हम सिर्फ नकल करने वालों में नहीं, यानी सिर्फ हम नकल करके ही नहीं करना चाहते। उनके शब्दों में भारत में शासन की जो व्यवस्था स्थापित हो हमारे लोगों के स्वभाव के अनुरूप हो, हमारे लोगों के बिहेवियर के अनुरूप हो और उनको स्वीकार होनी चाहिए। पश्चिम में वहां की उपलब्धियों और विफलताओं से सबक लेना जरूरी है, तो लेकिन हमें याद रखना चाहिए कि पश्चिमी समाजों को भी अन्य स्थानों पर हुए प्रयोगों से बहुत कुछ सीखना पड़ा था और लोकतंत्र की अपनी अवधारणा बदलनी पड़ी थी। भारतीय संविधान का उद्देश्य यह होगा कि लोकतंत्र के उदारवादी विचारों और आर्थिक न्याय के समाजवादी विचारों का एक दूसरे में समावेश किया जाए। भारतीय संदर्भ में इन विचारों की रचनात्मक व्याख्या की जाए। नेहरू इस बात पर जोर दे रहे थे कि भारत के लिए क्या उचित है, इस बारे में हमें संरचनात्मक ढंग से सोचना चाहिए, ठीक है। लोगों की इच्छा। संविधान सभा के कम्युनिस्ट सदस्य सोमनाथ लाहिड़ी को संविधान सभा की चर्चाओं पर ब्रिटिश साम्राज्यवाद का यह स्याह
साया दिखाई देता था सोमनाथ लोहिड़ी को। उन्होंने सदस्यों और आम भारतीयों से आग्रह किया कि वे साम्राज्यवादी शासन के प्रभाव से खुद को पूरी तरह आजाद करें। 1946-47 के जाड़ों में जब संविधान सभा में चर्चा चल रही थी तो अंग्रेज अभी भी भारत में ही थे उस समय, क्योंकि देश हमारा आजाद नहीं हुआ था उस समय तक। जवाहरलाल नेहरू के नेतृत्व में अंतरिम सरकार शासन तो चला रही थी, परंतु उसे सारा काम वायसराय तथा लंदन में बैठी ब्रिटिश सरकार की देखरेख में ही करना पड़ता था। लाइडी ने अपने साथियों को समझाया कि संविधान सभा अंग्रेजों की बनाई हुई है और वह अंग्रेजों की योजना को साकार करने का काम कर रही है, क्योंकि संविधान सभा का गठन अंग्रेजों द्वारा जो है बनाने के लिए किया गया था। तो अंतरिम सरकार के सदस्य कौन कौन से थे? प्रथम पंक्ति बाएं से दाएं, बलदेव सिंह, जॉन मथाई, सी राजगोपालचारी, जवाहरलाल नेहरू, लियाकत अली खान, वल्लभ भाई पटेल, आई.जी. चंद्र, आसफ अली, सी.एच. भाभा, और बाएं से दाएं जगजीवन राम, गजनफर अली खान, राजेंद्र प्रसाद और अब्दुल निशर। ठीक है, अंतरिम सरकार के सदस्य थे ये सब लोग। ठीक है, और बहुत अच्छा महोदय, साहसिक शब्द, उदात्त शब्द। सोमनाथ लोहिड़ी ने कहा था, महोदय मैं पंडित नेहरू को इस बात के लिए मुबारकबाद देना चाहता हूँ, उन्होंने यह कहकर भारतीय जनता की भावनाओं को इतने सटीक शब्दों में व्यक्त किया है कि भारत के लोग अंग्रेजों द्वारा थोपी गई किसी चीज को स्वीकार नहीं करेंगे। उन्होंने कहा कि इस तरह की जबरदस्ती पर असंतोष व आपत्ति व्यक्त की जाएगी और अगर आवश्यकता हुई तो हम संघर्ष की घाटी में उतरेंगे। बहुत अच्छा महोदय, साहसिक शब्द, उदात्त शब्द। परंतु देखना यह है कि इस चुनौती को आप कैसे और कब साकार करते हैं। महोदय, मसला यह है कि यह जबरदस्ती इसी समय की जा रही है। न केवल ब्रिटिश योजना ने भावी संविधान बना दिया है जो अंग्रेजों की संतुष्टि पर आश्रित होगा, बल्कि इससे यह भी संकेत मिलता है कि मामूली से मामूली मतभेद के लिए भी आपको संघीय न्यायालय तक दौड़ना होगा और वहां इंग्लैंड में जाकर नाचना पड़ेगा या ब्रिटिश प्रधानमंत्री क्लीमेंट एटली या किसी और के दरवाजे पर दस्तक देनी होगी। केवल यही सच नहीं है, हम चाहे जो भी योजना क्यों न बनाए, यह संविधान सभा ब्रिटिश बंदूकों, ब्रिटिश सेना, उनके आर्थिक व वित्तीय शिकंजे के साए में है। इसका मतलब यह निकलता है कि मूल रूप से सत्ता अभी भी अंग्रेजों के हाथ में है और सत्ता का प्रश्न बुनियादी तौर पर अभी तय नहीं हुआ है, जिसका अर्थ यह निकलता है कि हमारा भविष्य अभी भी पूरी तरह हमारे हाथों में नहीं है। इतना ही नहीं, हाल ही में इटली तथा अन्य लोगों द्वारा दिए गए वक्तव्यों में भी यह भी स्पष्ट हो गया कि अगर जरूरत पड़ी तो विभाजन से भी पीछे नहीं हटेंगे। महोदय, इसका आशय यह है कि इस देश में कोई स्वतंत्रता नहीं है। जैसा कि अभी कुछ दिन पहले सरदार वल्लभ भाई पटेल ने कहा था, हमारे पास केवल आपस में लड़ने की स्वतंत्रता है, हमें बस इतनी ही स्वतंत्रता मिली है। इसलिए हमारा विनम्र सुझाव है कि यहाँ सवाल इस योजना की रूपरेखा के जरिए कुछ पा लेने का नहीं, बल्कि यहाँ अभी स्वतंत्रता की घोषणा करने और अंतरिम सरकार भारत की जनता से आह्वान करने का है कि वे आपस में लड़ने की बजाय अपने शत्रु को देखें जिसके हाथ में अभी भी कोड़ा है। वे ब्रिटिश साम्राज्यवाद को देखें, उससे मिलकर लड़ने के लिए आगे बढ़ें और हम स्वतंत्र हो जाएंगे। तब हम अपने दावों का हल ढूंढ सकते हैं। ठीक है, और नेहरू ने स्वीकार किया कि ज्यादातर राष्ट्रवादी नेता एक भिन्न प्रकार की संविधान सभा चाहते थे। एक लिहाज से यह भी सही था कि ब्रिटिश सरकार का उसके गठन में काफी हाथ था और उसने सभा के कामकाज पर कुछ शर्तें भी लगा दी थी, परंतु नेहरू ने कहा आपको उस स्रोत को नजरअंदाज नहीं करना चाहिए जहां से इस सभा की को शक्ति मिल रही है। ठीक है, क्योंकि स्रोत वही थे। सरकारें कागजों से नहीं चलती हैं, सरकारी कागजों से। सरकार जनता की इच्छा और अभिव्यक्ति होती है, उसके विचार होते हैं। यहाँ इसलिए जुटे हैं क्योंकि हमारे पास जनता की ताकत है और हम उतनी दूर तक ही जाएंगे जितनी दूर तक हम लोग इसे ले जाना चाहेंगे, फिर चाहे वे किसी भी समूह या पार्टी से संबंधित क्यों न हो। इसलिए हमें भारतीय जनता के दिल में समाई जो आकांक्षाएं हैं और भावनाओं को हमेशा अपने जेहन में रखना चाहिए और उन्हें पूरा करने का प्रयास करना चाहिए। संविधान सभा उन लोगों की आकांक्षाओं की अभिव्यक्ति का साधन मानी जा रही थी जिन्होंने स्वतंत्रता के आंदोलनों में हिस्सा लिया था। लोकतंत्र, समानता तथा न्याय जैसे
आदर्श 19वीं सदी में से भारत में सामाजिक संघर्षों के साथ गहरे तौर पर जुड़ चुके थे। जब 19वीं शताब्दी में समाज सुधारकों ने बाल विवाह का विरोध किया और विधवा विवाह का समर्थन किया तो वे सामाजिक न्याय का ही अलग जगा रहे थे। जब विवेकानंद ने हिंदू धर्म में सुधार के लिए मुहिम चलाई तो वह धर्मों को और ज्यादा न्याय संगत बनाने का ही प्रयास कर रहे थे। जब महाराष्ट्र में ज्योतिबा फुले ने दलित जातियों की पीड़ा का सवाल उठाया या कम्युनिस्ट और सोशलिस्टों ने मजदूर और किसानों को एकजुट किया तो भी आर्थिक और सामाजिक न्याय के लिए ही जूझ रहे थे। एक दमनकारी और अवैध सरकार के खिलाफ राष्ट्रीय आंदोलन अपरिहार्य रूप से लोकतंत्र और न्याय का, नागरिकों का अधिकारों और समानता का भी संघर्ष भी था। एडविन मॉन्टेग्यू ने 1919 के मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड सुधारों को रूपरेखा तैयार की थी, जिसके जरिए प्रांतीय विधायिकाओं में सीमित प्रतिनिधित्व की व्यवस्था लागू हुई थी। ये आप देख सकते हैं यहाँ पे बाएं, ठीक है, मॉन्टेग्यू। जैसे जैसे प्रतिनिधित्व की मांग बढ़ी, अंग्रेजों को चरणबद्ध ढंग से संवैधानिक सुधार करने पड़े। प्रांतीय सरकारों में भारतीयों की हिस्सेदारी बढ़ाने के लिए कई कानून 1909 में पार्लियामेंट एक्ट 1935 का अधिनियम पारित किया गया और 1919 में कार्यपालिका को आंशिक रूप से प्रांतीय विधायिका के प्रति उत्तरदायी बनाया गया और 1935 के गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट के अंतर्गत उसे लगभग पूरी तरह से विधायिका के प्रति उत्तरदायी बना दिया गया था। जब गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट के तहत 1937 में चुनाव हुए तो 11 में से 8 प्रांतों में कांग्रेस की सरकार बनी थी। 11 में से 8 प्रांतों में। इसके बावजूद हम पहले के संवैधानिक बदलाव तथा 1946 से अगले 3 साल के दौरान घटी घटनाओं को स्वाभाविक रूप से एक ही प्रक्रिया का हिस्सा नहीं मान सकते हैं। इससे पहले के संवैधानिक प्रयोग एक प्रतिनिधात्मक सरकार के लिए लगातार बढ़ती मांग के जवाब में थे, जबकि विभिन्न कानूनों 1909, 1919 और 1935 का नियम, ठीक है, पारित करने की प्रक्रिया में भारतीयों की कोई प्रत्यक्ष हिस्सेदारी नहीं थी। ठीक है, 1919 का पार्लियामेंटो एक्ट, 1919 का मॉन्टेग्यू सुधार, 1935 का भारत शासन अधिनियम, तो निर्वाचन मंडल का दायरा समय के साथ फैलता जा रहा था, लेकिन 1935 में यह अधिकार वयस्क आजादी के 10-15% हिस्से तक ही सीमित था। तब तक सार्वभौमिक वयस्क मताधिकार की व्यवस्था नहीं थी। 1935 के कानून के तहत निर्वाचित विधायिकाएं औपनिवेशिक शासन के ढांचे में काम कर रही थी और अंग्रेजों द्वारा नियुक्त गवर्नर के प्रति उत्तरदायी थी। 13 दिसंबर 1946 को नेहरू जिस कल्पना की बात कर रहे थे वह एक स्वतंत्र संप्रभु भारतीय गणराज्य के संविधान की कल्पना थी। ठीक है, और अधिकारों का निर्धारण, ठीक है, ये हम नेक्स्ट वीडियो में पढ़ेंगे। और वीडियो कैसी लगी जरूर लाइक शेयर कमेंट करिएगा। और बहुत इंपॉर्टेंट ये चैप्टर है संविधान का निर्माण, और जहां से बहुत क्वेश्चन आपको देखने को मिलेंगे एग्जाम में। और बाकी तैयारी करते रहें और नेक्स्ट वीडियो मिलती हूँ आप सभी से अधिकारों का निर्धारण के साथ, तो जो है इस पॉइंट के साथ। और थैंक यू फॉर वॉचिंग वीडियो।